नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ के संपूर्ण ट्रेंडिंग टॉपिक के प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि अभी एसएससी जीडी अपने अंतिम पड़ाव पे है और एक ही दिन आपका जो है एग्जाम बचा हुआ है। 13 फरवरी को जिनका भी एग्जाम है, बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे थे कि जो मैथ के ऊपर है एक वीडियो मास्टर टाइप का प्रोवाइड करा दीजिए। फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज जो है फुर्सत निकाल के आप लोगों के लिए ये मैथ के ऊपर जो है एक मास्टर टाइप की वीडियो होगी। इसमें वो सभी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, साथ ही साथ वो सभी पैटर्न है। जैसे आप टाइम एंड वर्क ही देखेंगे तो यहाँ से मैंने 6 पैटर्न के सवाल आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपको जो है इस वीडियो में सभी मसाला मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और विश्वास करते हैं कि अगर आप इस वीडियो में इंक्लूड सभी सवाल को विद इन टाइम कर पाते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। 7 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? देखिए, घन कुछ इस प्रकार का होता है ना। इसमें थोड़ा सा पहले जानकारी लेना बहुत जरूरी है। मेंसुरेशन के अंदर आधा सवाल सॉल्व हो जाता है और खाली सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, घन के सभी पार्ट जो हैं, चाहे एल की बात हो, बी की बात हो और एच की बात हो, सभी आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कोई करता ही नहीं है। इसमें सीधे भुजा की बात करता है कि भाई एक भुजा होता है जो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सूत्र को पहले देख ले, उसके बाद सवाल बनाने पे आए तो ज्यादा बेटर है। आपको जो है सूत्र जरूर याद होना चाहिए। आप गूगल पे भी सूत्र खोजेंगे, आराम से मिल जाएगा, या फिर कोई भी एक अच्छा किताब होगा तो उसमें सूत्र दिया रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है घन का थोड़ा सा सूत्र वगैरह देखेंगे। घन का जो है आयतन का सूत्र होता है आपका भुजा क्यू, है ना। भुजा क्यू होता है आपका आयतन का सूत्र। अगर भुजा ए होगा तो आयतन का सूत्र जो है ए क्यू घन मीटर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो 3 चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो आयतन पूछा जाता है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता है जो 6a² होता है, जो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अलावा घन का विकर्ण, ये कतई जहर सवाल है। घन का विकर्ण से आपको काफी जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में कि घन का विकर्ण दे रहा है और आयतन पूछ रहा है। अब बच्चे जिनको सूत्र ही पता नहीं हो क्या ही निकालेगा। और एक है आपका घन का परिमाप, ये होता है 6 गुने भुजा। 6 गुने एक बार भुजा किए तो परिमाप, 2 बार भुजा किए तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये चारों सूत्र आपके घन में जो है याद जरूर होना चाहिए। आइए इन चारों सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को सॉल्व करते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। जो ये सवाल पूछा गया है तो 7 सेमी है, तो इसका होता है आयतन क्या होता है घन का, भुजा क्यू। तो 7 का क्यू करेंगे, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 घन मीटर जो है आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी में है। ये तो हो गया सवाल को सॉल्व किए। इसके अलावा अगर इसी में आयतन को काट के हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना है, 6 गुने भुजा स्क्वायर करना है। तो 6 गुने 7 गुने 7 करना है। तो 49 छक्के 50 छक्के होता है 300 जी, 6 घटा दीजिए, 294 जो है आपका आंसर हो जाएगा 294 वर्ग मीटर। याद रहे, आयतन को घन मीटर में लिखते हैं, क्षेत्रफल वगैरह को वर्ग मीटर में लिखते हैं। इसके अलावा अगर इसी का विकर्ण निकालना हो तो √3 गुने भुजा करना होगा। तो √3 है ना, 7√3 जो है आपका विकर्ण निकल के आएगा। अगर परिमाप निकालना हो इस घन का, तो जिसका भुजा 7 सेंटीमीटर है तो 6 गुने भुजा होता है, यानी 42 जो है इसका परिमाप हो जाएगा। आशा करते हैं कि घन अच्छे से समझ में आया। सूत्र वगैरह आप कहीं से भी सर्च करके या फिर किसी किताब से देख के सूत्र क्षेत्रमिति का जरूर याद होना चाहिए। आपका जो है ज्यादा पूछा जा रहा है घन, घनाभ, गोला और मेल्ट करके बनाए जाने वाली धातु, ठीक है। इसके अलावा 17 व्यक्ति, अब टाइम एंड वर्क में आते हैं हम, सब चीज मिलेगा आपको, इत्मीनान से देखते रहिए। 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है ना। तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, एक MDH वाला फॉर्मूला है, MDH M2D2H2, ठीक है, M1D1H1 M2D2H2, ठीक है। इस पे आपको रख देना। टाइम एंड वर्क यहां से देखेंगे सभी पैटर्न आपको मिलेगा। तो 17 गुने 12 M1D1, दूसरा व्यक्ति 6 व्यक्ति है तो 6, और कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, D2 पता नहीं है जी, है ना। तो 6 दूनी की 12, 17 दूनी की 34 आपका आंसर हो जाएगा। 34 दिन के आंसर में जो है काम कर लेगा 6 व्यक्ति, ठीक है, जो 17 व्यक्ति 12 दिन में करता है। अब मैं इसमें एक चीज आपको समझाना चाहूंगा कि इसी में आप इंक्लूड कर लीजिए कि कोई काम को, है ना, 17 व्यक्ति 12 दिन में पूरा करता है। कोई काम को 17 व्यक्ति 12 दिन में पूरा करता है, या फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा, 17 व्यक्ति 12 दिन में 10 खेत की जुताई करते हैं, ठीक है।
तो 15 खेत की जुताई 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। अब आपको एक चीज यहाँ पे है कि पहचानना होगा कि वर्क 2 दे दिया है मुझे। पहला जो वर्क करवा रहा है इस सवाल में जो अभी हमने बनाया उसमें तो सेम वर्क था, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा अभी लिख रहा हूं कि ये 10 खेत की जुताई कर रहे हैं और इसे 15 खेत की जुताई करने हैं, 6 व्यक्ति को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि वर्क जो है 2 है, ये है W1 वर्क और ये है आपका W2 वर्क। जो 2 MDH का फॉर्मूला आप जानते हैं M1 D1 H1, तो इसमें WT को घुसेरना है इस साइड और W1 को उस साइड ले जाना है, बस इतना सा करना है आपको। और ये इंपॉर्टेंट है इस वाले सूत्र से, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन आप W1 भी रख देंगे ना फिर भी दिखता रहेगा ऑप्शन और गलती करके घर आ जाएंगे, है ना। तो M2 D2 H2 W1 और W2 को रिवर्स साइड में जो है इंटरचेंज कर देना पड़ता है जब आपको इस हिसाब में ऐसा लगे कि काम अलग अलग करवाया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, जबकि राम अकेला 12 दिन में समाप्त करता है। राम अकेला इस कार्य को कितने दिन में श्याम समाप्त करेगा। श्याम है, यहाँ पे श्याम लिख रहा है, हम लिखा गया है। श्याम कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए 2 आदमी जब मिलके किसी दिन में काम करता हो तो सूत्र क्या है, पहला आदमी गुने दूसरा आदमी बट्टा पहले का दिन जोड़ दूसरा का दिन बड़ा टोटल जितने दिन में काम करता है। तो यहाँ पे लिख रहा है राम और श्याम मिलके पूरे कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। मैं यहाँ पे 8 लिख लिया। एक का दिया गया है आपको 12, तो 12, दूसरे को मुझे पता नहीं है तो x दिनों में मान लीजिए, और 12 प्लस x हो जाएगा नीचे और इसके एवज में 8 हो जाएगा। 4 दूनी के 8, 4 तिहाई के 12, है ना। क्रॉस गुना कर लेंगे तो 1 से 3x को गुना होगा, है ना, ये वाले 1 से, तो 3x बराबर इधर 12 प्लस x को 2 से गुना होगा तो 24 प्लस 2x होगा। 2x इधर आके घट जाएगा जी, तो x बराबर डायरेक्ट 24 बचेगा, है ना। तो जो दूसरा आदमी है वो 24 दिन में अकेले काम को पूरा कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है रमेश अकेला किसी कार्य को 14 दिन में, सुरेश इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले रमेश ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य सुरेश ने अकेले कार्य पूरा किया, तो कार्य समाप्त कितने दिनों में होती है। बड़ा ही ट्रेंडिंग ये सवाल है और ट्रेंडिंग पैटर्न है, यहां तक कि सीजीएल में भी सेम सवाल आपको आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए हम एलसीएम विधि से चलेंगे। इससे पहले 2 आदमी का जो था उसमें भी मैं एलसीएम विधि से चल सकता था, लेकिन वो ज्यादा इजी होता है जब दोनों को मिला के दे दिया होता है, इसीलिए a गुने b बट्टा a प्लस b बराबर दोनों दिन में मिलके किया गया काम वाला दिन। ठीक है, यहाँ पे जो है एलसीएम 14 और 21 का निकालना होगा, तो 7 दूनी की 14, 7 तिया के 21, 3 दूना के 6, 7 छक्के के 42 हो जाएगा आपका एलसीएम जी, है ना। इसकी इफिशियंसी निकलेगी 3, किसकी, राम की, रमेश की, यहाँ पर रमेश है भाई, राम नहीं है, और सुरेश है। सुरेश का निकलेगा 2 दिन में, 2 इफिशियंसी निकलेगा, है ना। तो बोल रहा है कि परंतु दोनों मिलकर साथ में कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले रमेश ने कार्य छोड़ दिया। हमने मान लिया कि भाई कार्य जो है आपकी समाप्त हुई है x दिनों में, है ना, कार्य x दिन में समाप्त हुई होगी, ऐसा मैंने माना। ठीक है, तो भाई काम कौन छोड़ा, रमेश छोड़ा 3 दिन पहले, तो रमेश 3 के इफिशियंसी से x माइनस 3 दिन तक काम किया होगा। भाई काम x दिनों में समाप्त हुआ है और बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो x में से 3 दिन घटेगा, सिंपल सी बात है, और इफिशियंसी उसका अपना ही रहेगा, तो 3 की इफिशियंसी से रमेश कार्य कर रहा है ना, प्लस 2 की इफिशियंसी से ये बंदा जो है सुरेश, ये पूरे टाइम के लिए काम किया, ये तो छोड़ पकड़ नहीं किया, तो ये x दिन काम किया। ठीक है, और इसके एवज में टोटल काम हुए तो कितने काम हुए, 42 काम हुए, क्योंकि टोटल काम ही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है जी, अब इसको जो है बैलेंस कर लेते हैं जी। 3x प्लस 2x 5x माइनस 9 बराबर 42, है ना। 5x माइनस 9 बराबर 42, तो इधर 42 में 9 ये आके जुट जाएगा, 9 2 11 हो गया आपका 51 बट्टा 5 दिन लगेंगे जी टोटल काम होने में, 51/5 आपका आंसर हो जाएगा। ये बैलेंस करना कितने बच्चों को समझ में नहीं है भाई, तो बहुत गड़बड़ है फिर, है ना, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो कि एक एक स्टेप लिखोगे, बहुत सारे चीज को आपको स्टेप बचाना होता है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, इधर देखिए 3x और ये 2x, मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ा 5x, इधर किए तो -9 होगा, उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। 5x बराबर 51, x का वैल्यू 51/52
5 हो जाएगा। तो 51/5 दिन में जो है काम समाप्त होगा जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर लेता है। 25% 15 दिन में करता है भाई, तो ए जो है कितने दिन में पूरा करता होगा, है ना, 60 दिन में, क्योंकि 25 चौका 60, कोई भी काम होता है आपका 60%। ठीक है, तो ए की पूरी दिन निकल गई, ए का जो है पूरा दिन निकल गया भाई, 60 दिन में काम करेगा। उसने 15 दिनों तक कार्य किया, मतलब 25% तो दिखाई है वही कार्य किया होगा। फिर इस काम को बी अकेले 30 दिनों में पूरा किया। अब जो 75% काम बचा था ना, यानी 3/4 काम बचा था, ये जो है बी आपका जो है 30 दिनों में पूरा कर लिया है। इसे काटेंगे 10 से, कोना कानी गुना करेंगे, बी का भी निकल के आ गया जी 40 दिन में। ये कैसे हम कर लेते हैं, ऐसे आपको भी करना है। जैसे अगर आपको कोई सवाल दे दे कि राम जो है 1/2 काम 20 दिनों में करता है, तो टोटल काम हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लेना है आपको, 20 दूनी की 40, एक का वैल्यू लाना है 40। जैसे यहाँ पे था कि भाई 3/4 काम जो देखिए 15 दिनों तक काम किया है आपका ए, और 15 दिन में 25% करता है, तो 75% काम बचा होगा ना जी। अब 75% का मतलब 3/4, अगर आप नहीं समझते हैं तो मतलब 1/4 काम तो हुआ होगा 15 दिनों, 25% का मतलब 1/4, तो एक में से 1/4 घटा दीजिए तो 3/4 ही बचेगा। तो 3/4 काम जो है 20 शेष काम को 30 दिनों में किया है, तो ये 30 दिनों में किया है। आपको क्या करना है, इधर एक का वैल्यू लाना है कोना कानी गुना करके। इधर मैं 10 से काटा है ना, तो अब कोना कानी गुना किया, 10 चौका 40 है, इधर गुना किया तो एक का वैल्यू आ गया 40, यानी 40 दिन में पूरा काम करेगा जी। ठीक है, तो ए जो है 25% 15 दिन में, तो पूरा काम 60 दिनों में, और बी का निकल के आ गया हमारा 40 दिनों में। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आगे, है ना, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए इस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। पूरा काम नहीं करवाना है, 50%। ठीक है, तो आपका 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी कितनी निकलेगी, ए की 2 और बी की कितनी निकलेगी 3। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 2 5 काम होगा। अपने को कितना काम कराना है, 50%। टोटल काम कितना है 120, 120 का 50 कितना होता है 60, तो 60 काम करवाना है, और एक ही दिन में दोनों मिलके 5 काम कर दे रहा है, तो 12 दिन नहीं लगेगा आधा काम होने में। तो 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, राम की कार्य क्षमता श्याम से तिगुनी है। देखिए बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चे जो है वहां पे गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, राम की कार्य क्षमता श्याम से तिगुनी है। ऐसे प्रश्नों में दोनों का नाम लिख ले पहले, राम और श्याम। श्याम एक काम करता है तो राम 3 काम करता होगा, क्योंकि ये मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से तिगुनी है। इसीलिए किसी निश्चित कार्य को राम श्याम से 60 दिन पहले समाप्त कर लेता है। मैंने एक दिन बताया था कि दो आदमी की काम का जो अनुपात होता है, यानी इफिशियंसी होती है, जो क्षमता होती है, उसका जस्ट उल्टा आप कर लेंगे तो समय निकल जाएगा। तो 1 और 3 ये निकलेगा आपका समय। यदि राम को 1 समय लगेगा तो श्याम को वही काम करने में 3 समय लगेगा। अब यहाँ पे जरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ें। राम श्याम से 60 दिन पहले काम कर देता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है 60 दिन, है ना। तो 2 और 1 यूनिट का वैल्यू आपका दे रखा है 60 दिन। तो 1 का तो निकल के आ गया भैया कि 60 दिन में काम करेगा। सॉरी, 1 सेकेंड, 2 यूनिट का वैल्यू है 60, है ना, 3 और 1 में से गया तो 2, यहां से काटेंगे तो 30। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गया जी 30, है ना। राम को लगता होगा 30 दिन और श्याम को लगता होगा जी 90 दिन, है ना। तो क्या पूछ रहा है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 30 और 90 दिन लग रहे हैं, दोनों का आपने दिन निकाल लिया इस इंफॉर्मेशन से। ठीक है, 30 और 90 दिन लग रहा है, तो ए गुने बी, 2 आदमी के लिए, बट्टा ए प्लस बी। तो 30 और 90, 9 3 12, 120, 30 चौका 120, 2 अन 45, 45 2 अन के आपका जो हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो इफिशियंसी, जो क्षमता को मैंने दिन में कन्वर्ट किया, ये स्पष्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे आ जाते हैं 7 सेमी त्रिज्या वाले तथा 18 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा।
इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा बेलन के सूत्र वूत्र के तरफ जो है अपने को जाना होगा, जिस प्रकार हमने घन के तरफ गया था। आइए देख लेते हैं बेलन की गुणधर्म। ठीक है, देखिए ये है बेलन, इसका दोनों मुंह जो है आपका जो है बेलना क्या होता है आपका सर्किल के जैसा होता है। आप यहाँ देखते हैं, मैं बेलनाकार कह रहा था तो मैं बेलन ही तो समझा रहा हूँ। इसका मुंह होता है आपका सर्किल के जैसा। ठीक है, आपने गांव घर में अपना पानी की बोतल हो गई, इसके अलावा पानी का पाइप हो गया, ये सभी बेलनाकार के शेप में ही है। ठीक है, पेन जो है ऊपर से बेलनाकार होते हैं, नीचे में शंकु जैसे बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेलन का आयतन जो है, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन, आयतन का सूत्र कहाँ है, यहाँ 3 नंबर पे लिखा है। इसके अलावा बेलन के आधार का क्षेत्रफल या फिर मेंसुरेशन के पार्ट में आपको बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, इसके आधार का क्षेत्रफल अगर आपको बोल दिया तो आप जो है सर्किल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि सभी का आधार जो है सर्किल जैसा ही होता है। ये देखिए इसका भी आधार जो है जिसपे ये सोया हुआ है, ये मतलब खड़ा हुआ है, तो ये क्या है सर्किल जैसा, ये शंकु है। तो आधार का क्षेत्रफल से स्पष्ट है किसका निकालना है, सर्किल का। अगर आपको मेंसुरेशन के पार्ट में ये बता दे कि भाई किसी बेलन के आधार का परिमाप 154 है तो बेलन का आयतन निकालो, तो अब आप आधार का परिमाप कहां से निकालोगे भाई, तो वृत्त का परिमाप का सूत्र लगा लेना। ठीक है, और उससे जो रेडियस निकलेगी उससे आप बेलन के सूत्र में डाल के ऑपरेशन करना। ठीक है, मेंसुरेशन बनाने से पहले सूत्र जो है आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो आयतन की सूत्र हो गया। और एक चीज आपने समझा कि आधार का क्षेत्रफल कहे, आधार का परिमाप कहे, तो सर्किल के साथ हमें यही चीज करना है। ठीक है, इसके अलावा बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ना, ये 2 पाई आर एच होता है। जरा समझेंगे वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ जो होता है, ये वाली मुंह को नहीं ढकेंगे हम और ये वाली मुंह को नहीं ढकेंगे हम सिर्फ ढकेंगे आपको इसके पोर्शन। जैसे आपने गांव घर में जब गर्मी के दिन में लोग बाटल में पानी लेके जाते हैं तो आप देखे होंगे कि सुतरी के बोरा से उस बोतलवा को जो है एक सी देता है बढ़िया से लेडीज लोग, है ना। और तो क्या बोतल के पेंदी में रहता है, वो नहीं रहता है, और न मुंह पे रहता है, खाली इसमें रहता है एकदम टाइट से सिया हुआ, है ना। तो इसे बोलेंगे वक्र पृष्ठ। और जब इसमें दो सर्किल का क्षेत्रफल जोड़ देंगे ये दोनों वाला, तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो इसी से सूत्र बना है भाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 बार जोड़ दिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसी से जो है 2 पाई आर कॉमन ले लिए, एच प्लस आर जो है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की तरफ, अब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपको सूत्र जरूर याद होना चाहिए मेरे भाई। अब आते हैं यहाँ पे, किधर गया रे भाई, हाँ ये रहा, है ना, ये रहा आपका। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है कि 7 सेमी त्रिज्या और 18 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का जो है क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी अभी आपने देखा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकला था, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच। ठीक है, इसी में रख देंगे 2 गुने पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू आपका 7 दिया है, और 18 दिया है आपका हाइट, और 7 दिया है आपका ऊंचाई जी, है ना। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी की 44 गुने 18 और 7, पहले कोष्ठ का काम करेंगे तो 18 7 होता है 25। अब 25 गुने 44 करेंगे तो 1100, तो 1100 कहाँ है, 1100 घन मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है तो घन मीटर नहीं होगा जी, वर्ग मीटर कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग मीटर कर लीजिएगा। क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर के अनुसार चलते हैं और आयतन जो है घन मीटर के अनुसार चलता है। 1100 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इतनी बड़ी सवाल को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सूत्र आता है और अंडरस्टैंडिंग पावर है तो। एक प्रश्न है यहाँ पे, ये अलजेब्रा सेक्शन से चलेगा। अब 2 संख्याओं का योग 22 हो, 2 संख्याओं का जो योग दे रहा है ये 22 दे रहा है, और वर्गों का योग 404 दे रहा है, तो संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है जी। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योग आपका दे रहा है 22, इनके जो वर्ग के योग है मेरे भैया ये है आपका 404। ठीक है, और आपसे रिक्वायर चाह रहा है एग्जामिनर की एक्स वाई का वैल्यू बताओ, है ना। तो भाई इसे कैसे बनाएंगे, तो कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे मतलब लो वाला तरीका है वो बताता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपका कल परसों एग्जाम है तो आप नया चीज दिमाग में न डालें, जैसे आप सीखते आए हैं वैसे ही चलें। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड अगर वर्ग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही किया हूं। और 22 का स्क्वायर होता है जी 484,
है ना। इतना का वैल्यू तो आपको पता है, तो इधर ले जाके घटा दो, है ना। तो कितना है जी 404, तो 2xy का वैल्यू 404 घटा देंगे तो 80 बचेगा, 2 से कट जाएगा तो 40 बचेगा। एक्स वाई की वैल्यू ही मुझे चाहिए थी, एक्स वाई की वैल्यू निकल गई है, तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, 40 जो है ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वह न्यूनतम संख्या जिसे 1800 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। आपको देखो ऐसे प्रश्न घन के रूप में मिलेंगे या फिर वर्ग के रूप में मिलेंगे कि भाई किस न्यूनतम संख्या से घन किया जाए, गुना किया जाए तो घन प्राप्त हो, गुना किया जाए तो वर्ग प्राप्त हो, भाग दिया जाए तो घन प्राप्त हो, भाग दिया जाए तो वर्ग प्राप्त हो। इस प्रकार के सवाल तरीके एक हैं, चाहे गुना पूछे, चाहे भाग पूछे, चाहे घन पूछे, चाहे वर्ग पूछे। अब घन है तो आप स्वाभाविक सी बात है 3-3 की पेयर लगाना पड़ेगा, और वर्ग है तो 2-2 की पेयर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए करते हैं। कौन सा है 1800 है। अब 1800 का मुझे घन में लाना है, इसका मैं एलसीएम निकालना स्टार्ट कर दूंगा। 900 तो 450, फिर 200 लिया, 225, फिर हमने 2 से नहीं 5 से लेना है तो 45 पंचे की होती है 225, फिर 5 से लेना है, 5 नमे के 200, 5 नमे की 45। ठीक है, अब आपको घन निकालना है जी, है ना, घन निकालना है ना, संपूर्ण घन, है ना। तो 2 2 2 इसको तो भूल जाइए, ये तो पूरा है, अपना अष्टक पूरा कर चुका है। अब मुझे देखिए यहाँ इसको घन निकालने के लिए या एक तो मुझे 5 लगेगी क्योंकि 2 5 है, तो एक तो मुझे 5 की रिक्वायर्ड होगी घन तक पहुंचने के लिए, 3-3 का पेयर लगाना है। और ये है जी भाई साहब 9 को भाई साहब आप 3 गुने 3 लिख सकते हो, तो एक तो मुझे और 3 लगेंगे। कोई बच्चा बोलेगा कि भाई 2 बार और 9 क्यों नहीं लगेंगे। हाँ, तो 2 बार और 9 भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो अधिकतम संख्या हो जाएगी, यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए इस 9 को 3-3 में तोड़ना पड़ा है। तो एक 3 की रिक्वायर है और एक 5 की है, तो 5 तिहाई के 15 से अगर मैं 1800 को गुना कर दूं तो एक ऐसा संख्या प्राप्त होगा जो घन होगा। ठीक है, एक ऐसा संख्या प्राप्त होगा जो आपका घन होगा। राइट, समझ गए, है ना। 15 ठीक है, समझ गए 15 से। इसके अलावा इसमें अंकों का योग पूछा जा रहा है जी, है ना, इसीलिए ऑप्शन में मेरे दिख नहीं रहा है 15। अंकों का योग पूछा जा रहा है, तो 15 का अंकों का योग क्या होगा 1 + 5, ये कितने हो गए 6। तो 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, समझ गए। इसमें चाहे आपको गुना करने को कहे, चाहे भाग करने को कहे, तरीके सेम है। अगर घन कहे तो 3-3 का पेयर लगाना है एलसीएम लेने के बाद, अगर वर्ग कहे तो 2-2 का पेयर लगाना है। और आपको देखना है कि कितना और होता तो ये फुलफिल करता। जैसे अभी हमने देखा कि 2 ही 5 था, मतलब एक 5 चाहिए, और 2 ही 3 था, मतलब एक और 3 चाहिए, मतलब 15 चाहिए। राइट, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपको एलसीएम एचसीएफ से देखने को मिलेगा। अभी 2-4 प्रश्न। 12 और 32 का एलसीएम डायरेक्ट पूछ लेता है, तो भाई 12 और 32 इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है। 4 के बाद ये कितना छोड़ेगा 3, और 4 के बाद ये कितना छोड़ेगा 8, है ना, ऐसे ही होगा कुछ, है ना। तो इस पर जो है आपका 8 त्रिक 24 और दोनों 4 में से एक 4 कॉमन, तो 24 चौका 20 चौका 80, 4 चौका 16, 96 इसका आंसर हो जाएगा जी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो बड़ा वाला संख्या का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं आप। 32 का पहाड़ा स्टार्ट कर दीजिए। 32 दूनी की 64, 12 से कटा नहीं कटा, 32 तिहाई के 96, 12 से कटा, 12 7 84, 12 8 96। बहुत अच्छा, तो 96 आपका आंसर हो गया। ये साधारण वाला है, पहले यहीं से चलेंगे तभी तो आगे बढ़ोगे, पहले जड़ में तो चढ़ो तभी तो ऊपर चढ़ोगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 186 है, महत्तम समावर्तक 31 है, एक संख्या 62 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको, एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। ये क्यों होता है मैं ये भी समझा सकता हूं, लेकिन अभी टाइम लग जाएगा, है ना। अभी आपको जो है क्रैश कोर्स के जैसा सामान प्रोवाइड कराना है भाई। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। ठीक है, इससे आपको याद रखना है ना। तो इसी में आपको डाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना है 186, एचसीएफ कितना है 31, पहली संख्या कितनी है 62, दूसरी संख्या मुझे पता नहीं सेकेंड नंबर। 31 दूनी की 62, इससे 2 से काटिए, 2 नमा के 18 और 2 तिया की 6, 93 है क्या, है ना, ऑप्शन नंबर बी में, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा 6 घंटी, घंटा नहीं भाई घंटी, 6 जो बेल है ना, जो कि क्रम में 3 4 6 7 8 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती है।
7 बजे जो है बजना शुरू हुई थी, कितने सेकेंड के बाद जो है फिर से एक साथ बजेगी। देखिए ये एलसीएम का क्वेश्चन है। इस प्रकार के 4 धावक होंगे, 4 सिग्नल लाइट होंगे जो आपके कुछ समय के अंतराल पे जलता बुझता है। तीनों एक साथ पिछले समय 8:32 में जला होगा, तो आगामी समय में कब जलेगा एलसीएम लेना है और देखना है कि सेकेंड में है कि मिनट में है, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं कितने सेकेंड के बाद बजेगी, है ना। तो हमको टाइम से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एलसीएम निकालना है इसमें। ठीक है, 3 4 6 7 8 12 है। देखिए 3 4 6 7 8 12, इसकी एलसीएम कई तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चा वाला तरीका देखते हैं। 2 दूनी की 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 छक्के के 12। मुझे यहाँ मिल गया 2 कॉमन में। ठीक है, इसके बाद 2 दूनी की 4 और 2 तियाई के 6, फिर से मिला मुझे 2। ठीक है, अब 2 से तो नहीं लगेंगे, अब मैं 3 से आता हूँ एक बार। तो ये 3 से ये तीनों 3 एक बार में उड़ गए, है ना। और 1 2 जो है अभी शेष बचा है और एक 7 आपका शेष बचा है। तो 7 दूनी की 14, तो 14 तिया 42 चौका, 42 चौका जी इसका एलसीएम हो गया। 42 चौका इसका एलसीएम हो गया। 4 दूनी की 8, लास्ट में 8 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में 168 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी देखना है आपके एग्जाम के अंदर, गुना करने से बचना है। अगर लास्ट अंक आपका सही आ रहा है और आप फिर ऑप्शन की तरफ एक झलक मार लिए तो आपका 90% चांस बनता है कि एक ही वर्ड में आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अन्य ऑप्शन के लास्ट में सेम जो है वर्ड बहुत कम देखने को मिलता है। राइट, तो ये सब कुछ हथकंडे अपनाए एग्जाम के अंदर। अगला है, कोई कपड़िया होलसेल भाव में 12 मीटर, 27 मीटर और 45 मीटर कपड़ा खरीदना चाहता है, कपड़ा खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है। उस दुकानदार के पास सबसे बड़ा मापक क्या होना चाहिए। देखिए इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसे समझने के लिए आपको पहले एलसीएम और एचसीएम के गहराई में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। एलसीएम क्या होती है कि दी गई सभी संख्या, भी आपने देखा इससे पहले वाले सवाल में कि आपका जो है एलसीएम जो है दिए गए सभी संख्याओं को, है ना, दिए गए सभी संख्याओं से, जो संख्या दिया गया था 3 4 5 6 7 और क्या दिया गया था 12, इन सभी संख्याओं से जो एलसीएम निकला था ना 168, वो सब से कट जाएगा। देख लीजिए, किसी से भी काट के देख लीजिए जी, कट जाएगा। तो ये होती है एलसीएम। और यहीं पर अगर एचसीएफ निकाले तो 3 9 और 12, इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ है जी 3। ये कैसे होती है जी 3, तो 3 से जो है सब चीज कटेगा। एलसीएम में एलसीएम को काटता था, एचसीएफ को काटेगा। राइट, इतना समझ लीजिए। तो आपको जो ऐसा बाट चाहिए कि भाई 12 27 और 45 मीटर माप सके, इसका मतलब इसका जो है लोएस्ट पास्ट, जो हाईएस्ट इससे निकलेगा ना कॉमन, है ना। देखिए देखने में लोएस्ट लगता है लेकिन कहने के लिए हाईएस्ट कॉमन है। राइट, हाईएस्ट कॉमन है जो आपको एचसीएफ निकालना है। राइट, तो 12 27 45 में हाईएस्ट कॉमन टर्म क्या है जी, ये आपका 3 गुने 4 है, ये आपका 3 गुने 3 गुने 3 है, ये आपका 3 गुने 3 गुने 5 है जी, है ना। तो 4 तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 4 तो गया खड्डे में, इसको भूल गया, है ना। 3 सब में है ना, और 5 इसमें है और किसी में नहीं है, तो इसको भी भूल गए, है ना। तो हमें 3 से काम करना और लोएस्ट वाला जो है आपका पावर लेना है, लोएस्ट वाला पावर। ठीक है, और कहने के लिए है कि ये बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन है। राइट, तो यहां से लोएस्ट वाला पार्ट लेना है आपका 3, तो 3 का एक ही होगा, 3 का एक पावर जो है आपका कॉमन आने वाला है। अगर इसमें भी एक और 3 होता तो हम 2 पावर उठा लेते, क्योंकि यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर तो 3 था, ज्यादा ही था, और यहाँ पर भी 2 हो जाता तो मैं 2 उठाता, लेकिन एक ही है यहाँ पे, इसीलिए 3 जो है आपका 3 मीटर का वो पैमाना होगा जो आपका 12 मीटर 27 मीटर और 45 मीटर की कपड़ा जो है आराम से मापेगी। ठीक है, इसके अलावा एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है और प्रत्येक वस्तु पे 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्रय मूल्य मान लीजिए कि भैया 100 रुपया था आरएस, है ना, 120 रुपया लिख दिया उन्होंने पेंसिल से, है ना, और उस पर 10% का छूट दे दिया मेरे भाई। तो 120 रुपया का 10% छूट दे दिया, मतलब 90% बचा होगा, है ना। ये चीज आना चाहिए आपके मन में कि भाई 20% छूट दिया तो 80% होगा ना, है ना, तो 90% होगा। अब ये जो है दोनों जीरो आपका कट गया, 12 नंबर की होती है भैया 108, 108 में 100 रुपए की वस्तु था आपका, 108 रुपया में बिक गया है इस क्रिया में, तो भाई आपका जो है 8% का लाभ हो गया है। ठीक है, चलते हैं आगे।
एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचे कि 15% की लाभ होती है। देखिए जितने दिन भी एग्जाम हुए सबसे ज्यादा वेटेज आपका लाभ हानि का ही रहता है, और पुलिस चोर से 2 क्वेश्चन पूछने लगा है। मैंने यहाँ पे सारा क्वेश्चन रख लिया, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पूरा वीडियो आप देखिए और इत्मीनान के साथ कूल होके एग्जाम देने जाइए, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इक्का दुक्का जो कैलकुलेटिव है तो जरूरी नहीं है कि 20 में आपको 20 ही बनाना है, 20 में 15 करके आए, 15 सही सही करके आए, 15 अगर हर सेक्शन से आपने निकाल लिया तो आपको कौन रोकेगा जी रिजल्ट, है ना। एक गरीब 1440 रुपये में बेचने से व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी 90% का वैल्यू आपके सामने दिया है जी 1440 रुपया। हमने निकालना है, 90 से भट्टा दे दिया और 100 से गुना कर दिए तो ये हमारा क्रैमुल निकल जाएगा। क्रैमुल निकल के आ जाएगा इतना, ठीक है। तो मैं पहले क्रैमुल ही निकाल लेता हूँ, 100% का मान निकाल लेता हूँ यहां से, ठीक है। इसको भूल जाइए, 90 का था 1440, 90 को मैंने नीचे किया, 1% का वैल्यू हुआ। अब मैं 100% का वैल्यू निकाल रहा हूँ, 100 से गुना कर दिया, इसको काट दिया जी 16 नमा की 144 होता है ना, 16 नमा की 144। तो हमारा 1600 रुपया जो है आपका सीपी निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब 15% के लाभ की इच्छुक है हम, है ना। तो 1600 रुपया को 23/20 से गुना करना पड़ेगा, यानी 115/100 से गुना करना पड़ेगा 15% लाभ के लिए। तो 115/100 का 23% 20 शॉर्ट होता है। ये से ये काट देंगे और इसको 8 से काट देंगे, ये 80 हो जाएगा। 80 गुने 23 करना है ना, 8 त्रिक 24, लास्ट में 40 जिसके होंगे ना वो आपका आंसर होगा। तो लास्ट में 40 जो है एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, और ये आपका राइट आंसर है। ये आपके एग्जाम के में आए हुए सवाल है, और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है भाई कि जो ये ऑप्शन देखता है ना गुना करते समय, तो आपको अन्य गुना नहीं करना पड़ता है 99% जगह पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कितना मुझे 80 गुने 23 को गुना करना है ना, ये देखिए 80 गुने 23। एक बच्चा है कि इधर ध्यान ही नहीं दे रहा है क्या ऑप्शन में, मुझे पूरा गुना करके ही मिलाना है भाई, गलती होने की डर है। तो मैं पूरा गुना कर लिया, 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2 8 9 16 2 18 1 0 1840, है ना। तो ये है ऑप्शन। एक बच्चा है कि 80 गुने 23 कर रहा है, इन्होंने देखा कि भाई 0 तो लास्ट में हम बैठा देंगे, 8 त्रिक 24 होगा तो लास्ट में 4 होगा, ये 0 आ जाएगा, लास्ट में 40 होने वाला है। लास्ट में 40 है क्या कहीं और ऑप्शन में? कहीं नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, तो हम क्यों गुना करें भाई, 2-4 सेकंड क्यों समय खराब करें, है ना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए की 6 के दर से खरीदा और 3 के 4 की दर से बेच दो, है ना। तो लाभ या हानि क्या होगा? देखिए 5 के 6 से खरीदा जाता है, ठीक है, और 3 के 4 से बेचा जाता है, राइट। मैंने कहा था आपको कि ऐसे सवाल में जो है आप पीस का एलसीएम ले लें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये रुपया है जी, है ना, और ये आपका पीस है। 5 के 6 खरीदे और ये रुपया 3 है और ये पीस 4 है, ये बेचे। मैंने कहा पीस का एलसीएम ले लो, 6 और 4 का एलसीएम ले लो, कितने होंगे? 6 दूनी की 12। अब 12 पीस मुझे खरीदना है तो 6 दूनी की 12, 2 कुरिया लगेगा, 6-6 का 2 गोला होगा, तो 2 बार 5-5 रुपया का नोट निकालना पड़ेगा, तो 10 रुपया खर्च हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए 12 मुझे 4 के दर से बेचने हैं, 4-4 पीस के, तो 3 थैली में भर के बेचना होगा, है ना। 12 पीस तो बेचने भी तो हैं, तो 3 बार थैली में भर के बेचना होगा, है ना। तो 3 बार पैसा भी आया होगा, 3-3 रुपया का बंडल, है ना। तो 9 ही रुपया आ पाएगा। हमने इन्वेस्ट कर दिया 10 रुपया, आया 9 रुपया, घाटा लगी 1 रुपया। परसेंटेज निकालना है 1 गुने 100। अब बट्टा क्रैमुल, तो क्रैमुल है हमारा 10% जी, कट गया तो 10% की हानि हो जाएगी इस सौदे में, है ना। इस सौदे में 10% की हानि होगी। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा टॉपिक, रोजाना एग्जाम में आने वाला टॉपिक, आपको फिर से एक बार समझ लेना चाहिए। देखिए जब भी पीस और रुपया की बात करते हैं तो हम पीस का एलसीएम ले लेते हैं, और उस एलसीएम जितने पीस आता है उतना पीस हम पहले खरीदते हैं, ठीक है, और उतना ही पीस हम बेचते हैं जो बेचने वाला दाम है। तब हम देखते हैं कि क्या हुआ, है ना, फाइनल कंक्लूजन। यही मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पे 10 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य 9 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। मैंने बताया था कि किसके बराबर है, बराबर के पहले जो चीज लिखा है ना उसे 1 रुपया मानो। तो बराबर के पहले जी विक्रयमूल्य लिखा है, मैंने विक्रयमूल्य को 1 रुपया मानना है, एक पीस का 1 रुपया मानना है विक्रयमूल्य, ठीक है।
तो मुझे बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का जो सीपी है ना भाई, वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 9 रुपया एक वस्तु का विक्रय मूल्य, हमने 1 रुपया माना तो 9 का 9 रुपया होगा, है ना। और एक वस्तु का हमने विक्रय मूल्य 1 रुपया माना है, तो 12 पीस है ना मेरे भाई, तो 12 को बेचोगे तो 12 रुपया आएगा। 3 रुपया की लाभ होगा, 3 गुने 100/9 कट जाएगा 100/3%, यानी 33 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार और समझे ऐसे सवाल को कि जब भी किसी के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर हो, किसी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो, है ना, तो ये जो है आपको किसको मानना है, तो आपको मानना है कि बराबर के पहले क्या चीज लिखा है, सीपी की एसपी, तो यहाँ पे लिखा है आपका एसपी, तो मुझे एसपी को 1 रुपया मानना पड़ेगा। तो एक वस्तु की जो विक्रय मूल्य है एसपी है, इसे मैं 1 रुपया मानूंगा। अब ऊपर इसी इंफॉर्मेशन से ऊपर का लाइन लिख लूंगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 का जो सीपी है वो 9 ही रुपया है, 9 का विक्रय मूल्य के जो है बराबर है। अब 12 को खरीदे हैं तो 12 को ना बेचेंगे जी, सौदा न किए हम, तो 12 रुपया ना आया होगा, तो यही 3 रुपया ज्यादा लाभ हो गया, परसेंटेज लाभ निकाल लिए, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। एक कमीज का 450 रुपया में 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद 324 रुपया में बिकता है। यदि पहला बट्टा दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल में ट्रिक लगाने मत जाना, देर हो जाएगी, है ना, क्योंकि बट्टा अगर पहले 25% दिया और बाद में 10% दिया इसमें, और पहले 10% दिया बाद में 25% दिया, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान की, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 450 रुपए का सामान था, पहला बट्टा मुझे मतलब पता नहीं है जी, तो 100 में से कुछ ना कुछ तो घटा होगा, बट्टा का मतलब होता है छूट, ठीक है, और बट्टा हो जाएगा आपका 100, और गुने दूसरा बट्टा है 10% मतलब 90/100, और ये हो गया रकम 324 रुपया। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि इस एक्स का वैल्यू क्या आया, ठीक है। देखता हूं कैलकुलेशन का पावर। अगला प्रश्न है हमारा, 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है और वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार पहली पर 10% और दूसरी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपया है, तो दोनों वस्तुओं के बीच का क्रय मूल्य में अंतर क्या है। अब देखिए क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है 4:5, है ना, एक पे जो है 10% का लाभ और दूसरे पे 20% का लाभ होता है, और विक्रय मूल्य में अंतर है इसका कितना, 480 रुपया। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। अब देखिए एक का मैंने 4x माना तो दूसरा का मैंने 5x माना है ना। इसकी 10% की जो है लाभ है, तो ये पैसा कितना हो गया होगा, पहला 11/10 से गुना होगा, और इसको हो रहा है दूसरे पे 20% के लाभ, मतलब इसको 6/5 से गुना करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा जी, 120/100 से 110/100 से, ठीक है। और बीच में ये अनुपात रहेगा ही अभी, ठीक है। ये 5 से 5 कट गया जी, तो ये आपका 6x हो गया, और ये तो कटेगा ही नहीं भाई साहब, तो 11 इसको 2 से काटेंगे और इसको 5 से काटेंगे, तो 22x/5 है, 5 एलसीएम लेके बैलेंस कर लेते हैं, तो ये 22x हो गया, और ये आपका हो जाएगा 30x, ठीक है। ये 22x हो गया, और ये हो गया आपका 6x बचा ना, तो 6×5 के 30x। अब इसको और भी काट सकते हैं, है ना, तो ये आपका हो गया 11x और ये हो गया आपका 15x। ये विक्रय मूल्य है जी, ये विक्रय मूल्य है, एक 11 है तो दूसरा 15 हो गए, और विक्रय मूल्य के अंतर 480 रुपया दे रखा है ना। विक्रय मूल्य कैसे हुआ पहले ये तो समझिए, जो मैंने लाभ कमाया पहले पे 10%, दूसरे पे 15%, सॉरी कितना है 20%, तो उसके एवज में जो ये निकल के अनुपात 11-15 हो गए, और इन दोनों का अंतर आपको 480 रुपया दे रखा है। 11 और 15 में कितने यूनिट की अंतर है भाई, 4 यूनिट की, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 480, तो यहाँ पे 12 चौका 48, 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो है ना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 120 रुपए, ठीक है। तो इनके क्रय मूल्य के बीच में अंतर क्या है बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि भाई क्रय मूल्य के बीच क्रय मूल्य में अंतर क्या है। 1 यूनिट का वैल्यू 120 रुपया है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है इंफॉर्मेशन, 1 सेकेंड, 11 और 15 निकला था, 4 यूनिट का वैल्यू 480 रुपया, तो 120 रुपया 1 यूनिट की वैल्यू, उस हिसाब से तो 120 रुपया ही होनी चाहिए, 4 और 5 के अनुपात में है ना क्रय मूल्य, है ना। तो आपका जो है 120 रुपया ही होना चाहिए, ऑप्शन तो है नहीं। चलिए इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो सकती है ना, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन इसमें भूला जा रहा है ना। दोनों वस्तुओं के बीच का क्रय मूल्य में अंतर क्या है, क्रय मूल्य में अंतर क्या है, तो ठीक है भाई 4 और 5 है, तो 1 का हो गया आपका
400, 500 और एक कहोगे 620, 120। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, चलते हैं आगे, है ना। हो जाता है अशुद्धि। अगला प्रश्न है हमारा 12% और 10% की एकल छूट क्या होगी। देखिए एकल छूट में जो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100% आपको निकालना होता है। अगर दो आदमी का है तो टंटना के खाली आपको ये जोड़ना भी नहीं है, पहले दोनों को गुना कीजिए और 100 से भाग दीजिए। तो 12 दहन के 120 बट्टा 100 मतलब 1.2, यानी इन दोनों को जोड़ के 1.2 घटाना है। तो 12 10 22, 22 में से 1.2 घटेगा ना जी, तो कितना बचेगा, 20.8 बचेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 20.8 है। इसके अलावा जो 3 आदमी में है ना, ये थोड़ा सा लफड़ा है, इसे ठीक से देखेंगे। ठीक है, तो पहले 2 के साथ हमने जो संक्रिया अभी ऊपर किया है वही इनके साथ भी करना है, लेकिन पहले 2 के साथ, फिर तीसरे के साथ जो रिजल्ट आएगा उसके साथ। ठीक है, तो 20 और 10 का कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 माइनस 20 गुने 10 बाय 100। ये कट गया, दोनों जीरो है ना, तो ये 28 हो गया, 30 में से 2 गया तो 28। अब इस 28 को इस 30 के साथ रिलेशन में लाएंगे, है ना, रिलेशनशिप में। तो 28 प्लस 30 माइनस 28 गुने 30 बटा 100, ये कट गया। 28 तिया के होता है जी 20 तिहाई के 60, 8 के 24, 84 और 10 से भाग देना है तो 8.4, है ना। तो 28 और 30 कितने हो गए, 28 और 30 हो गया आपका 58। 58 में से 8.4 घटाएंगे तो 49.6 बचेगा, है ना। तो 49.6 जहां भी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेलगाड़ी पे। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है, तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगा। अब देखिए विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल क्या होता है, v1 प्लस v2 होता है। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। इसके अलावा समय बराबर क्या होती है, दूरी बटा चाल होती है। इसके बराबर क्या होता है, जो ट्रेन की जो दूरी होती है वही उसकी लंबाई जो होती है वही दूरी मानी जाती है पार करने के सेंस में। इसके अलावा जो आपका पेड़ होता है, गाय होता है, आदमी होता है, सिग्नल होता है, इस सब की दूरी नगण्य मानी जाती है। ट्रेन में बस इतना ध्यान रखना। अब ट्रेन की देखिए लंबाई टोटल कितनी है, 150 मीटर और 100 मीटर, तो टोटल दूरी कितना हो गया, 250 मीटर, 250 मीटर। अब देखिए समय दे रखा है आपका 10 सेकेंड, अब समय देगा रखा है 10 सेकेंड दे रखा है। इसके बाद आपका एक जो चाल है एक ट्रेन का, ये 30 किलोमीटर है और कौन सा दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जा रहा है। चाल जुटेगा, दूसरे का चाल मुझे पता नहीं है, v2 पता नहीं है, लेकिन इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर में है और इधर हमें मीटर सेकेंड का जो है ऑप्शन दिख रहा है, राइट। अब इसे कोना कानी गुना कर लेंगे, है ना। तो 250 मीटर बराबर, अब मीटर यहाँ से 5/18 से गुना करिए तो इधर भी मीटर आ गया, तो इसको भी काट दीजिए मीटर मीटर। ठीक है, अब देखिए 250 बराबर, है ना, क्या आ जाएगा, 250 बराबर 5/18 इंटू 30 प्लस x गुने 10 था समय। ठीक है, 10 था समय, तो आपको जो है क्या आया था 250, है ना, यहाँ पे लिखा ही है 250। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 हम उड़ा दिए इसको, है ना, 5 25 उड़ा दिए। अब फिर से कोना कानी गुना, तो 18 5 के 90 हो गया जी इस साइड, और इस साइड हो गया आपका 30 प्लस x की वैल्यू निकल के आ गई है 60। तो यहाँ पे 60 है क्या, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना। तो दूसरी ट्रेन की जो चाल होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकेंड में और 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखिए एक चीज है, अभी मैंने कहा कि भाई आदमी की जो दूरी है ना वो नगण्य माना जाता है, और समय बराबर क्या होती है, ये फार्मूला आपको कहीं नहीं छोड़ेगा पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है ना। तो पहले केस में जब व्यक्ति को पार किया होगा तो क्या रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, है ना, वही उसका दूरी होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x मीटर है और व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार किया था और चाल भी मुझे पता नहीं है ना। तो यहां से निकाल लेते हैं रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, यहां से चाल का मान क्या निकला भाई, x/8 निकला। x/8 जो है आपका चाल का मान निकल गया है, x/8, है ना, ये भी चाल है ना। अब ये तो कहीं नहीं कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल बदल गई, है ना, ये तो नहीं कहा जा रहा है। तो 264 मीटर की जब पुल को पार करता होगा तो उसका अपना भी दूरी होगा जो इसकी खुद की लंबाई है, और इसको पार करने में उसी चाल से उसको लग जाता है 20 सेकेंड, है ना। तो ये भी चाल है ना। तो चाल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 264 प्लस x/20 हो जाएगा, है ना।
चाल बराबर फिर से क्या हो गया 264 प्लस x बट्टा 20। और ये भी है आपका चाल। चाल और चाल दोनों बराबर कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो x बट्टा 8 बराबर कितना निकला था 264 प्लस रेलगाड़ी की खुद की लंबाई, अब 20 सेकेंड लगा था। ठीक है, 4 दूनी की 8, 4 पंचे की 20, कोना कानी गुना कीजिए, 5x बराबर इधर जाएगा तो 2x अब प्लस दुगना 400 और 64 दुना का होता है 128 जी, तो 528 हो जाएगा, है ना। 528 इधर लाके घटाएंगे, 5x में से 2x जाएगा तो 3x, 3x बराबर 528। 3 से काट देंगे, 3 का 3, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18। x की वैल्यू 176 है, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है खुद का वो 176 मीटर का बेचारा गाड़ी है। ये बहुत छोटा गाड़ी है, ये मालगाड़ी का 2-3 डब्बा होगा, है ना। कहीं साइडिंग वाइडिंग में रखे रहते हैं ना वैसा। ठीक है, एक्सीडेंटल रिलीफ यान आपने देखा होगा, रास्ते वगैरह में खड़ा रहता है। इसके अलावा एक चोर पुलिस से 250 मीटर दूर खड़ा है। पुलिस को देखते ही 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना स्टार्ट कर देता है। तुरंत पुलिस 12 किलोमीटर पर घंटा के चोर से चोर का पीछा करता है। चोर को कब पकड़ लेगा? देखिए, चोर पुलिस काफी जो है गेमर खेल रहा है आपसे, चोर पुलिस, है ना। तो ये भी ट्रेन के सेंस पे ही काम करता है, दोनों ट्रेन के जैसा ही है ना। तो इसमें भी सापेक्षिक चाल आपका जो है मेन किरदार में होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दूरी कितना हो गया 250, पहले समझ लेते हैं इसको, है ना। ये है 250 मीटर की दूरी, ये आपका पुलिस है, ये आपका है पुलिस, और ये है आपका चोर। चोर की नजर जैसे ही पड़ी आपको जो है ये भागना स्टार्ट कर दिया, है ना। ये भी भागना स्टार्ट कर दिया पुलिस की चाल है आपका 12 km पर आवर और चोर की चाल है आपका 10 km पर आवर, है ना। तो ये कब पकड़ लेगा, क्योंकि सेम ही समय में दौड़ना स्टार्ट किया है। सापेक्षिक चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये सेम दिशा में है तो घट जाएगा। और दूरी आपका है 250 मीटर, और मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। अब तो आराम से कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 250 मीटर की दूरी हो गई, 2 किलोमीटर सापेक्षिक चाल निकला, 5/18 से गुना कर लिए। इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा इतना सेकेंड। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 250/1 18 चला जाएगा जी आपका ऊपर, और 10 आ जाएगा जी आपका नीचे। ये कट जाएगा, 25 गुने 18 करेंगे तो कितना हो जाता है, 25 गुने 18 करेंगे तो 450 होता है। 450 होता है। 450 कहने का मतलब 60 सेकेंड का 1 मिनट, 7 छक्के 42, यानी 6 मिनट 30 सेकेंड। 6 मिनट 30 सेकेंड है क्या, 7 छक्के 42, 7 मिनट जी, 7 मिनट 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 450 सेकेंड का मतलब 7 मिनट 3 सेकेंड, 7 छक्के 42, यानी 7 मिनट हो गया 420 मिनट, 420 सेकेंड, और आपका 30 सेकेंड एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। एक बार जाता है 6 से, ये बहुत पूछा जा रहा है, और 4 से वापस आता है। ठीक है, तो इसकी औसत चाल, तो देखिए मैं बताया था कि इसमें जो है आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा अगर आपको एक चीज समझ में आता है। इन दोनों केस में क्या चीज कॉमन रहा, तो भाई दूरी कॉमन रहा। इतना दूर गया और फिर यहीं से इतना दूर वापस आया है, ऐसा ही है ना, है ना। गया जहां, अगर घर से ऑफिस गए तो ऑफिस से नहीं घर आए, तो कौन सी दूरी में तो कोई बदलाव तो हुआ ही नहीं है ना। तो दूरी जब कॉमन हो ना, तो 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल बटा पहला चाल प्लस दूसरा चाल, आपका औसत चाल का जो है सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 इंटू पहला चाल 6, दूसरा चाल 4, 6 और 4 नीचे में हो जाएगा 10, ये कटेगा जी 5 से, 24/5 आपका आंसर हो जाएगा। 24/5 मतलब 4 पच्चे के 5 चौका के 20 और 4 पर 0 40, 8 पच्चे के 40, 4.8 किलो प्रति घंटा पर आवर जो है आपका औसत चाल हो जाएगा। एक इसी में मैं सवाल बताया था कि जब समय कांस्टेंट हो, ऐसा कुछ सवाल हो कि भाई राम जो है 5 घंटे तक 10 के स्पीड से, राम जो है 5 घंटे तक 20 के स्पीड से यात्रा किया, राम की टोटल यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। तो ऐसे समय में जो है आपका समय कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे 5-5 घंटा में लिख दिया तब आप समझे, कहीं कहीं एग्जामिनर नहीं भी लिखेगा फिर भी आपको समझना होगा कि समय कांस्टेंट है। उन्होंने कहा कि भाई कुछ समय के लिए राम जो है 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से, उतने ही समय के लिए राम जो है 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से,
तो आप समझ जाते हैं कि दोनों की स्थिति में समय जो है सेम बता रहा है, यानी समय कांस्टेंट है। तो ऐसे स्थिति में औसत चाल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, v1 प्लस v2 है ना बट्टा 2, इससे भाग दे देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। 20 प्लस 30 बट्टा 2, 15 किलोमीटर पर आवर जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से मैं लॉजिक से समझाऊंगा, है ना, कि बहुत सारे प्रश्न मैं लॉजिक से समझाता हूं जो एग्जाम के अंदर आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा अगर आप समझ गए तो। एक कक्षा में 24 छात्र हैं जिसकी औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है? अब मुझे ये बताइए कि 24 छात्र था पहले और अध्यापक साहब आ गए होंगे तो 25 हो गया होगा, है ना। अध्यापक साहब जब आ गए अंदर तो टोटल जो है क्वांटिटी आदमियों का जो आपका एक आंकड़ा है वो 25 हो गया होगा और औसत बढ़ के हो गया जी 15। औसत में कितनी बढ़ोतरी हो? 1 वर्ष का, जो स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें एक चीज सोच डेवलप करना होगा कि ये जो 15वां आदमी आया, सॉरी 25वां आदमी आया, ये कम एज लेके आया कि ज्यादा एज लेके आया? तो सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा एज लेके आया तभी तो औसत बढ़ गया ना। तो कितना लेके आया यही मुझे निकालना है। तो आपको ये चीज एक बार जोर दे के बोलना होगा, औसत तो होगा ही होगा। जो 14 औसत था वो तो होगा ही होगा, उसके पास उतना एज तो होगा ही होगा। ज्यादा होगा तभी तो औसत बढ़ा दिया है। तो कितना ज्यादा है? 1 वर्ष ज्यादा है। अब 1 वर्ष अकेले पे तो ज्यादा तो नहीं है। अब 1 वर्ष ये 25 पे असर डालेगा ना, औसत मतलब सब पे असर डालता है। तो ये 25 से गुना कर लेंगे, 25 गुने 1 बराबर 25 और 14 जोड़ देंगे तो 39 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 39 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसी सवाल में मैं इसको बढ़ने के जगह पे घटा के बताता हूं, तब ज्यादा समझ में आ जाएगी। 1 वर्ष घट गई मान लो, राइट। एक ऑप्शन को मत देखना भाई, नहीं मिलेगा आप, ठीक है, क्योंकि सवाल ही बदल रहा हूं। 1 वर्ष घट गया और अध्यापक के जगह पे रमेश लिख दीजिए, क्योंकि अध्यापक जो है बच्चे से कभी छोटा नहीं हो सकता, राइट, है ना। प्रोफेशनल, वैसे तो आजकल के बच्चे ही अध्यापक हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल टीचर हैं वो बच्चे से छोटे नहीं होती जनरली, इसीलिए यहाँ पे रमेश लिख लीजिए कि एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। रमेश की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। रमेश की जो है आपकी आयु कितनी है? तो भाई सबसे पहले तो ये कि रमेश आया, औसत को घटा दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ, सबसे पहले तो ये आपका हिसाब बनेगा नहीं क्योंकि आंकड़ा बहुत ज्यादा है, 14 वर्षीय औसत है और माइनस में चला जाएगा। फिर भी मैं आपको बताने के तरीके बता रहा हूं, है ना। तो रमेश आया होगा तो घटा दिया, मतलब रमेश का जो एज है औसत से कम है। अब औसत से कम कितना एज है? तो औसत है आपका 14 और कितना कम है? तो 14 माइनस कितना घटा दिया है? 1 वर्ष। और कितने पर असर डाला है? 25 पे। 25 माइनस 14, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 6 आपका जो है 25, 14 माइनस 25 है ना, तो 6 5 11 माइनस 11 वर्ष। मैंने बताया ना कि माइनस में चला जाएगा, ये आंकड़े सही नहीं है, लेकिन बताने की मतलब समझाने की तरीके ऐसे हैं कि जब घटे तो ऐसे करना है। आपको पहले ये सोच डेवलप करना होगा कि ज्यादा लाया होगा कि कम। अगर बढ़ा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा लाया होगा, घटा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि कम लाया होगा। अब असर जो डालेगा वो इंक्लूड सब पे डालेगा। पहले जैसे 24 था और अध्यापक साहब जब आ गए थे तो 25 आदमी हो गया था, इसीलिए 1 गुने 25 बढ़ा था, है ना। ये बात सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा दूध तथा पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। अब देखिए 5:7 नहीं जी, 5:2 है। अब 7 यूनिट की वैल्यू जो है, 7 यूनिट की वैल्यू 42 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर हो जाएगा जी, है ना। तो ये आपका 30 लीटर और ये आपका 12 लीटर हो जाएगा, राइट। दूध और दूध पहले लिखा है जी, मिल्क, और ये है आपका वाटर, राइट। कितना कितना निकला था? दूध निकला था आपका 30, मिल्क निकला था आपका 30 और वाटर निकला था आपका 12, ठीक है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है। अब ये लीजिए 3 लीटर पानी मिला दिए, तो बोल रहे हैं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? खुद ही दिख रहा है जी, 15 दूनी की 30 और 15 ही का 15, 2:1 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपको बनाने आना चाहिए। इसके अलावा ये मैं थोड़ा सा अनुपात में जाता हूँ। 2A 5B 3C, तो ABC का वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है ना। तो 2A बराबर 5B बराबर 3C, है ना। तो हमें जो है ABC का मान चाहिए। मैंने कहा था कि भाई जब A का निकालना हो ना तो A के गुणज को भूल जाओ, इन दोनों के गुणज के देखो तो 5 तिया 15। जब B का निकालना हो तो इसको भूल जाओ, इन दोनों के गुणज की देखो तो 3 दूना के 6। और जब C का निकालना हो तो इनके गुणज का भूल जाओ, 5 और 2 को देखो तो 10। तो 15 6 10 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं, है ना। तो 15 6 10 सब में चीज जो कॉमन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे 15 6 10 ऑप्शन नंबर बी में है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 3740 को 3 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3, पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर है, तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। तो आपको जो है रकम क्या होगी, इस प्रकार से 3740 को बांटना है। अब मैं मान लेता हूं कि पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है और तीसरा भाग सी है जी। इसको 1/2 से गुना करेंगे तो आधा, 1/3 से गुना किए बी को तो 1/3, 1/6 से गुना करे सी को तो 1/6। अब जब भी आपका अनुपातिक वैल्यू कुछ इस प्रकार का आ जाए तो नीचे के सभी टर्म को आप एलसीएम ले लीजिए। 2, 3 और 6 का एलसीएम होता है जी 6 और सभी को एलसीएम से गुना कर दे तो a/2 को 6 से गुना करेंगे तो 3a निकलेगा ना। b/3 को 6 से गुना करेंगे तो 2b निकलेगा और c/6 को 6 से गुना करूंगा तो c निकलेगा खाली। ठीक है, मेरा थोड़ा गला खराब है दोस्तों, रुकिए एक सेकेंड। कितना निकला था, है ना, a/2 a का आधा b का 1/3 बराबर c का 6। मैंने कहा कि जब भी ऐसे आपका अनुपातिक वैल्यू कुछ बट्टा में आ जाए तो एलसीएम ले ले सबका और एलसीएम से गुना कर दे। 2, 3, 6 का एलसीएम होता है जी 6 से गुना करेंगे a/2 का तो 3a हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे b/3 को तो 2b हो जाएगा और 6 से गुना करेंगे c को तो आपका जो हो जाएगा खाली c हो जाएगा। अभी मैंने निकालना सिखाया था कि जब ऐसे फॉर्म में आ जाए, इससे पहले वाले हिसाब को देखो तो आपको क्या करना है, a के गुणज को भूलना है, c और b का निकालना है। तो c के पीछे में कुछ नहीं तो 1 है कम से कम, तो 1 और 2 तो 2 हो जाएगा a के जगह पे, b के जगह पे 2 को भूल जाए तो 3 हो जाएगा, 3 और 1 के गुना, c के जगह पे 1 को भूल जाए तो 6 हो जाएगा। 2, 3, 6 के अनुपात में जो है आपको बांटना पड़ेगा। तो अब देखते हैं 3, 2, 5 और 6, 11 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है। कितने में बांटना पड़ेगा, 2, 3, 6 में। ठीक, 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3740। 11 से काटिए, 11 के 33, 11 चौके का 44, 340 है 1 यूनिट का। तो पहला जो होना चाहिए 680 होना चाहिए। पहला 680 किधर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, एक ही ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती वगैरह आपको निकालने आना चाहिए। दो राशियों का मध्यानुपाती, जैसे मान लीजिए दो राशि आपका a और b है तो मध्यानुपाती रूट अंदर ab होता है। दो राशि मान लीजिए कि आपका x और y है तो इसका तृतीयानुपाती y² x होता है। राइट, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा a और b का मध्यानुपाती और b और c के तृतीयानुपाती के बीच का अंतर क्या है, एक सवाल में जो है आप लोगों से बनाने के लिए रखा हूं, आप लोग मुझे बना के कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 2000 का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज क्या होती है, जो आपका है रेट इंटू टाइम प्रतिशत किसका, मूलधन का। ठीक है, यही आपका साधारण ब्याज होता है, जो आपका कैपिटल होता है उसका रेट इंटू टाइम प्रतिशत जो है साधारण ब्याज हो जाती है। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया है, हाफ वर्ष दिया है ना, 18 माह दिया है जी, 18 माह मतलब 12 और 6 18, 1.5 साल समय दिया है, मतलब 3/2 साल समय दिया है और 6% रेट है। इसको हमने काटा तो इसको हमने 3 से काटा तो हमें 9% निकल के आ गया। मूलधन का अगर 9% निकाल दे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो 2000 का 9% 9 18 180 रुपया निकलेगा। तो हमारा आंसर जो है वे ऑप्शन नंबर बी है। राइट, इसके अलावा कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज पे 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जब भी 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 50 गुना, 2 करोड़ गुना की बात आए तो गुना -1 कर लेना है। तो कितना रिक्वायर्ड है भाई, 3 गुना। तो 3 में से 1 बट्टा रेट या टाइम करना है आपको, रेट या टाइम, रेट या लिखना पड़ेगा, रेट या टाइम दोनों में से कोई एक गिवन रहेगा और गुने 100 करना है ऐसे सवाल में। ठीक है, रेट या टाइम गुने 100 करना है। आइए करते हैं। तो कोई धन कितने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में। तो टाइम नहीं दिया गया है, रेट दिया गया है। तो 3 गुना रिक्वायर्ड है तो गुना में से घटा लिए 10 दिया गया है और यहाँ पे मुझे 100 से गुना करना है। राइट, इसको हम करेंगे तो 10 से कटेगी, 3 में से गया तो 2, यानी 20 साल में जो है कोई भी धन 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगा। आइए इसे वेरीफाई कर ले। मान लीजिए 100 रुपए का आपका जो है मूलधन है, 10% का रेट है ना। आपको इसको 3 गुना बनाने के लिए 300 रुपया जो है बनाना पड़ेगा। मैंने कहा इसे 20 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी 10% रेट है, 10% रेट है और मैंने कहा कि भाई 20 साल लग जाएंगे, है ना। तो 20 दाइन के 200 रुपया हो गया, 20 दाइन के 200 रुपया, है ना। और 100 का जो है 200% कितना होगा,
100 का 200% निकल गया ना भाई। 20 साल में 200%। मैंने कहा था कि भाई रेट गुने टाइम होता है मूलधन का आपका साधारण ब्याज, है ना। तो मूलधन आपका है 100 रुपया आता, 200% निकालेंगे 100 रुपए का, तो 100 गुने 200 बटा 100, 100 कट जाएगा 200 रुपया। तो यही 200 रुपया निकल के आ जाएगा ब्याज। 100 है मूलधन तो नहीं हो गया, 300 रुपया 3 गुना हो गया 20 साल में, है ना। तो वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा साधारण ब्याज पर कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना, तो कितने वर्षों में 2 गुना। जब भी गुना की बात है, मेरा देहाती फॉर्मूला अपनाना, गुना -1 बटा टाइम का पहला टाइम, गुना -1, दूसरा जो गुना रहेगा गुना -1 बटा दूसरा टाइम, ठीक है। देखिए 20 वर्षों में 3 गुना, तो 3 में से 1 बटा 20, ये पहला टाइम है, बराबर कितने गुना रिक्वायर्ड है, तो 2 गुना रिक्वायर्ड है मेरा, तो 2 में से 1 अब बटा T2 मुझे पता नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो 20, 2 में से 1 गया तो खाली 1 ही बचेगा, तो इधर 20 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर 20, तो 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा इसका, राइट, ठीक है। इसके अलावा 1200 रुपए का 2 वर्षों में 10% वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 2 वर्षों के लिए मैंने चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताया है, 2r के फॉर्म में जो है आपको रेट को फाइनल में लाना है। तो 2r, तो 10 गुने 2, r का स्क्वायर होता है जी 100, तो 10 दूनी की 20 और 100। मैंने कहा इधर 3 अंक मुझे नहीं चाहिए, इधर हमेशा 2 अंक चाहिए स्लैश के बाद, राइट। तो इधर एक इसमें शिफ्ट करेंगे, तो 21%, 21.0% मतलब 21%। आपने 21% निकालना है, आपका आंसर निकलना है। तो 1200 रुपए का 21% निकालना है जी। ये दोनों जीरो कट गया, 21 गुने 12 करेंगे तो 21 दाइन के होता है 210, 21 दूना का होता है 42, 210 और 42 आपका 252 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में 2 गुना, है ना। तो 3 वर्षों में 2 गुना, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। देखिए ये मिला के दिया रहता है, 3 ईयर में 2 गुना, 3 ईयर में 2 टाइम, है ना, 3 ईयर में 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 2 गुना गुना लिख देते हैं, ठीक है। 2 गुना, तो कितने वर्षों में 8 गुना, तो 2 के पावर कितना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 3 पावर करना पड़ेगा, तो इसी टाइम को इसी पावर से गुना करना पड़ेगा, तो 3 को 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 9 वर्ष में जो है 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 768 रुपया है। वार्षिक दर जो है 8% है। मूलधन क्या है, देखिए 2 साल का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बराबर जो यहाँ पे दिया गया है 768 दिया है, डिफरेंस बराबर PR², यानी मूलधन मुझे निकालना ही है। R² मुझे पता है 8, तो 8 गुने 8 और 2 बार 100, नीचे में 2 बार 100 लिखना है। इसी को सॉल्व करना, आपका आंसर निकलेगा, इस P का मान निकलेगा जी, ठीक है। 8 से इसको काट दीजिए, 8 9 के 72 और 4 पर 8 48, 8 6 के 48, फिर काटिए 8 से, 8 1 8 और 1 पर 2 16, 8 दूनी की 16, 12 से कट गया और ये 1 पे 4 जीरो, यानी 12 पे आपको 4 गो जीरो प्रोवाइड करना है, P का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो 12 पे 4 गो जीरो करने का मतलब 1,20,000, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 5,000 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही दे हो। अब देखिए ब्याज जब छमाही दे हो तो आपको रेट को 2 से भाग है और समय को 2 से गुना है। जब तिमाही दे हो तो आपको रेट को 4 से भाग है और समय को 4 से गुना है, राइट, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, तिमाही दे है तो मैं रेट को पहले 4 से भाग डालूंगा, तो 8 को मैं 4 से भाग डालूंगा तो हमारा फाइनल रेट जो आ गया 2% आ गया है, ठीक है। इसके अलावा समय को मैं 4 से गुना करूंगा, समय हमारा 6 माह मतलब हाफ ईयर है, हाफ को मैं 4 से गुना करूंगा हमारा 2 निकलेगा, समय हमारा निकल गया 2 वर्ष, रेट निकल गया हमारा 2%। अभी फिर से पहले वाले स्लैब में ले चलना है, R बराबर निकला है 2 और समय निकला है 2 साल, है ना। तो आपको जो है फाइनल 2 वर्ष के लिए रेट को कैलकुलेशन करना है, तो क्या होता है 2R, है ना। तो 2R का मतलब 2 दूनी की 4, R² का मतलब 4, 2 दूनी की 4। मैंने कहा था कि भाई स्लैब के बाद हमेशा मुझे 2 अंक चाहिए, न तो 2 से ज्यादा न तो 2 से कम। 2 से ज्यादा है तो पीछे वाले में शिफ्ट करो, लेकिन 2 से कम है तो क्या करोगे, तो इसके पीछे एक जीरो शिफ्ट करो, राइट। तो 4.04% हमें निकालना होगा, 4.04% हमें निकालना होगा। इस मूलधन का हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए 5,000 का अगर 4% निकाले तो 200 रुपया होगा। 50,000 का अगर मैं 4% निकालूं तो 200 रुपया होगा, तो 200 से ज्यादा ही ये सब, है ना। 0.4% निकालना है ना। तो ये आपका कितना हो, चलिए करके देख लेते हैं। 50,000 नहीं जी 5,000 है। 5,000 का 4.04 मैंने हटा दिया, 100 से नीचे भाग देना पड़ेगा और 100% के 100, तो ये 3 जीरो तो उड़ गए और ये 5 दूनी के 10 कट गए, राइट।
अब ये 202 रुपया होगा, 202 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले से 7 सेमी त्रिज्या के कितने अर्धगोले बनाए जाएंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। और बहरहाल यहाँ पे चलिए पहले मैं सॉल्व करता हूँ। और मैं पहले एक चीज बताता हूँ कि जब भी आपको पिघलाने की बात आए कि भाई एक आकार से दूसरा आकार बना दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे। एक आकार से दूसरा आकार बना दिया जा रहा है, एक आकार से दूसरा आकार बना दिया जा रहा है, तो आपको करना है क्या, पिघलाना है। पहले पिघलाने का मतलब आयतन का सूत्र लगाना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले गोले का थोड़ा सा गुणधर्म देख लेते हैं। आइए गोला में बात कर लेते हैं। देखिए गोला कुछ इस प्रकार का दिखता है जी। ठीक है, गोला, ठीक है। यहाँ पे मेरा ड्राइंग इतना कमजोर है जितना कमजोर आप चींटी को समझ सकते हैं दुनिया में, राइट। तो यहाँ पे ये गोला है आपका। गोला का जो गुणधर्म होता है, आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, ये आता है आपका गोला का आयतन। गोला में एक ही फैसिलिटी है जी क्षेत्रफल का, 4 पाई आर स्क्वायर। खाली क्षेत्रफल कहे तो भी 4 पाई आर स्क्वायर निकालना है, वक्र पृष्ठ तो कहेगा नहीं, संपूर्ण पृष्ठ कहे तो भी 4 पाई आर स्क्वायर निकालना है। गोला में एक ही क्षेत्रफल होता है, गोला का ये दो ही फंक्शन है। इसके अलावा जो अर्ध गोला है ना, उसमें 3 फंक्शन हो जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार का जो है अर्धगोले में जो है आपका 3 फंक्शन होता है। इस प्रकार का होता है आपका अर्धगोला, है ना। इसमें क्या होता है, आयतन होता है आपका 2/3 पाई आर क्यू, और जो आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए गोला और अर्धगोला की जुबानी, राइट। तो यहाँ पे 14 सेमी त्रिज्या वाले गोला है, तो 4/3 आयतन का सूत्र लगाना है। गला के दूसरा चीज बना रहा है। आप प्लास्टिक के बोतल को रिसाइकल करने ले जाते हो तो ढक्कन को भी गलाते हो ना, पूरा का पूरा गलाया जाता है ना, तो इसी प्रकार से इसे भी पूरा गलाया जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई का पाई ही रखेंगे क्योंकि पाई कटने वाला है उस साइड में, और आर क्यू मतलब 14 का 3 बार। ठीक है, 14 का 3 बार। अब इसका मैं दूसरा कलर से ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखिए 2/3 ये आपका अर्धगोला का है, गुने पाई और गुने आर क्यू। आर इसका जो है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। और ये कितने बनेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि n बनेंगे, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि कितने बनेंगे, इसी n का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले पाई से पाई उड़ गया, इसके बाद ये 3 से ये 3 उड़ गए, है ना। अब 3 बार 7 है, इधर 3 बार 14 है, तो इधर 3 बार 2 आ जाएगा, है ना, 3 बार 2 आ जाएगा। अब 1 बार 2 इधर पहले से पड़ा है, 1 बार 2 को हटा देता हूं जी, है ना। तो 2 दूना 4 और 4 चौका के 16 पीस अर्धगोली बनेंगे। तो 16 पीस कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो दोस्तों ये थे आज के द्वारा सुझाए गए हमारे तरफ से मैथ के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और इससे पहले हमने जो 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, उसे भी आपके पास 2 दिन टाइम है जी, आराम से देखिए। इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, गारंटी है। अगर जितने सवाल मैं करवाया उतना अगर आप इजी वे में कर पाते हैं या कर लिए हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। हाँ, इक्का दुक्का एक्सेप्शनल में 1-2 क्वेश्चन काफी लेंदी आती है, जो दशमलव में आपको गुना वगैरह करना होता है। तो जरूरी नहीं है कि 20 में 20 किया जाए, 20 में 18 कीजिए, 17 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी रखिए। आप जो है 80 क्वेश्चन में मेरे ख्याल से अगर आपने 60 के बीच में अगर आपने अच्छा एक्यूरेसी रख के कर दिया तो आपका मेरिट से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों जो बच्चा एमटीएस का तैयारी करता है, एमटीएस का लगातार सेट आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो एमटीएस का सेट को जो है जरूर अटेंड कीजिएगा।